फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। आज का नया टॉपिक है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस को समझने से पहले इस टॉपिक के नाम को क्लियर करेंगे, ताकि आपके अंदर जितने भी कन्फ्यूजन होंगे इस डिजीज को लेकर, वो कन्फ्यूजन हम आपका यहाँ दूर कर सकें। माइस्थेनिया ग्रेविस में 3 वर्ड इंक्लूड है। फर्स्ट मायो, सेकेंड एस्थेनिया एंड लास्ट है ग्रेविस। मायो का मतलब होता है मसल्स, एस्थेनिया का मतलब होता है वीकनेस एंड ग्रेविस का मतलब होता है वेरी सीरियस। यानी कि माइस्थेनिया ग्रेविस एक प्रकार का न्यूरोमस्कुलर डिजीज होता है। इसमें जो हमारी मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, वो बहुत ही वीक पड़ जाती है। आगे डेफिनेशन में हम इस डिजीज को क्लियर करेंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है एक प्रकार का न्यूरोमस्कुलर डिजीज होता है, जो कि हमारी खुद की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करने लगती है, निकोटोनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है या फिर डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसके वजह से क्या होती है, जो हमारी मसल्स होती हैं वो बहुत ही वीक पड़ जाती हैं, वो रिलैक्स मूड में चली जाती हैं। क्योंकि एसिटाइल कोलिन क्या है, एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है और वो एक केमिकल को रिलीज करता है। फंक्शन क्या होता है एसिटाइल कोलिन का, कि ये हमारी जो मसल्स होती हैं उनके कंट्रैक्शन में हेल्प करती है। तो आपको पता है कि जब एसिटाइल कोलिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी या ब्लॉक हो जाएगी, तो हमारी जो मसल्स में कंट्रैक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इस डिजीज में ऐसे ही होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन से हम और भी अच्छे से क्लियर करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस को। इट इज़ ए लॉन्ग टर्म न्यूरोमस्कुलर डिजीज। माइस्थेनिया ग्रेविस एक प्रकार का न्यूरोमस्कुलर डिजीज होता है, जो कि हमारे बॉडी में लंबे समय तक रहने वाला डिजीज है। ये क्यूरेबल डिजीज है दैट लीड्स टू स्केलेटल मसल वीकनेस। यानी कि जो इसमें क्या होती है, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है वो वीक पड़ जाती है। द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड मसल आर दोज ऑफ द आई, फेस एंड swallowing। यानी कि कौन कौन सी मसल्स होती हैं जो अफेक्टेड होती है माइस्थेनिया ग्रेविस में, तो वो है आई, फेस एंड swallowing मसल। ये जो मसल्स हैं वो कॉमनली अफेक्टेड होते हैं। अगर ये डिजीज़ क्रॉनिक कंडीशन में चला जाए तो रिस्पायरेटरी मसल्स को भी अफेक्ट करता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस के कंडीशन में स्पेशली कौन कौन से मसल अफेक्ट होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए आई, फेस एंड swallowing मसल। नेक्स्ट वन हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है। जहाँ पे आपको दो डायग्राम देखने को मिल रहा है, एक में है नॉर्मल और दूसरा होता है माइस्थेनिया ग्रेविस। जो कि हम पहले नॉर्मल को समझेंगे। ये क्या है, आपका नर्व्स है। इसमें क्या प्रेजेंट है, एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम आपको एसिटाइल कोलिन बता दे रहे हैं कि एसिटाइल कोलिन क्या है। एसिटाइल कोलिन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि वो केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है। और एसिटाइल कोलिन का फंक्शन क्या होता है, तो ये हमारे मसल को कंट्रैक्शन करने में हेल्प करती है और साथ ही साथ नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एसिटाइल कोलिन है एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है और ये केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती है। और इसका फंक्शन क्या होता है एसिटाइल कोलिन का, तो हमारा जो मसल्स होते हैं उसके कंट्रैक्शन में हेल्प करती है और साथ ही साथ नर्व्स इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। तो ये क्या है, आपका नर्व होता है और इसमें क्या प्रेजेंट है, एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है। ये एसिटाइल कोलिन क्या होती है, जब रिलीज होती है तो रिलीज होते हुए यहाँ पे जो मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं और इस मसल फाइबर के ऊपर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर का मतलब क्या है, कि जब ये रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे तो यहाँ से जब एसिटाइल कोलिन, नर्व से जब एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो वो आकर इस रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं। जब इस रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं तो नर्व्स इम्पल्सेस ट्रांसमिट होता है और हमारे जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, अब हम इसके बारे में समझेंगे। ये होता है आपके नर्व्स और इसमें क्या प्रेजेंट है, एसिटाइल कोलिन। बट ये एसिटाइल कोलिन या तो इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है या फिर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके वजह से जो मसल कंट्रैक्शन होते हैं वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है। मैंने डेफिनेशन में बताया था कि जो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है वो एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज होता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज इसको हम क्यों बोल रहे हैं।
ऑटो इम्यून डिजीज में हमने बताया था कि खुद की हमारी जो एंटीबॉडीज होती है वो खुद के हेल्दी सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। तो हमारी जो खुद की एंटीबॉडी है ये यहाँ पे जो भी एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं हो पाता है। और जब कम अमाउंट में एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, यानी कि इसके अगेंस्ट क्या कर रही है, एंटीबॉडीज अपना काम करने लग रही है और एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं हो पा रहा है। जब एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे जो भी रिसेप्टर लगे होते हैं एसिटाइल कोलिन को बाइंड करने के लिए, वो रिसेप्टर भी अपना काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मसल का कंट्रैक्शन यानी कि नर्व्स इम्पल्सेस नहीं हो पाएंगे। और जब नर्व्स इम्पल्सेस नहीं हो पाएंगे तो वहाँ पे मसल कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस डिजीज में यही देखने को मिलेगा। आई होप कि डायग्राम के थ्रू आपको इस डिजीज़ के बारे में सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नए पेज की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में फर्स्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो कि आपको हम पहले भी डायग्राम में समझा दिए और डेफिनेशन में भी समझा दिए हैं। नेक्स्ट है एज ओवर 40 ईयर इन यंग एडल्ट ह्यूमन, यानी कि 40 ईयर के जो एज के जो पर्सन होते हैं उनको अफेक्ट करता है, या फिर ओल्ड मैन जो कि 60 साल से अधिक जा रहे हैं, जिनका एज जा रहा है, उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट रेयरली सीन इन इन्फेंट, बहुत ही रेयर कंडीशन में इन्फेंट में देखने को मिलेगा जब उनकी मदर इस डिजीज से सफ़र करती होंगी। नेक्स्ट थाइमस ग्लैंड दैट कंट्रोल इम्यून फंक्शन में बी एसोसिएटेड मास्थेनिया ग्रेविस, यानी कि अगर थाइमस ग्लैंड क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर थाइमस ग्लैंड पर किसी भी टाइप का ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये क्या करने लगता है, एंटीबॉडीज रिलीज करने लगते हैं। और ये एंटीबॉडी एसिटाइल कोलिन के लेवल को डिक्रीज कर देती है। और आपको पता है कि जब हमारे बॉडी में एसिटाइल कोलिन का लेवल जब डिक्रीज होगा तो हमारी जो मसल कंट्रैक्शन होती है वो प्रॉपर रूप से अपना फंक्शन नहीं कर पाती है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम। इट में अफेक्ट द एनी स्केलेटन मसल, यानी कि ये किसी भी स्केलेटन मसल को अफेक्ट कर सकती है। मसल दैट कंट्रोल आई एंड आईलिड्स मूवमेंट, यानी कि वो मसल जो कि हमारे आई और आईलिड्स मूवमेंट और कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है, टोसिस, यानी कि जो हमारी आईलिड होती है वो ड्रॉप यानी कि झुकी हुई दिखाई देती है, जो कि ये अर्ली साइन होता है माइस्थेनिया ग्रेविस में, यानी कि उनकी पलक जो होती है वो झुकी हुई होती है। नेक्स्ट डिप्लोपिया, यानी कि डबल विजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट निस्टागम्स, यानी कि जो उनकी आई मूवमेंट होती है वो इनवॉलेंट्री हो जाती है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम है डिस्फेजिया, यानी कि स्वालोइंग करने में डिफिकल्टी होती है, जिसकी वजह से एस्पिरेशन के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मैस्टिकेशन, यानी कि फूड मटेरियल को चबाने में उसको डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी वॉकिंग, पैरालिसिस विथ वीक मसल, यानी कि जो मसल्स हो रही हैं वो वीक पड़ जा रही हैं या पैरालिसिस हो जा रही है, जिसकी वजह से वॉकिंग करने में भी उस पर्सन को डिफ़िकल्टी होती है। कोऑर्डिनेशन स्थापित करने में भी डिफ़िकल्टी होती है। उनकी जो मसल्स होती हैं वो स्टिफ पड़ जाती है, वर्टिगो देखने को मिलता है, फैटिक देखने को मिलता है। जो वॉइस मसल्स हैं वो भी उनकी वीक पड़ जाती हैं, जिनकी वजह से बोलने में डिफ़िकल्टी होती है। और स्लर्ड स्पीच, यानी कि उनकी जो आवाज़ होती है वो लड़खड़ा कर आती हैं। तो ऐसे ऐसे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है स्पीच लॉस, यानी कि उनकी जो स्पीच होती है, बोलने की जो प्रोसेस होती है वो लॉस भी हो सकती है, क्योंकि जो वॉइस बॉक्स है वो मसल वीक पड़ रही है। नेक्स्ट रिफ्यूज सेंसेशन ऑफ टच, यानी कि टच का सेंसेशन भी लॉस हो जाता है। नेक्स्ट फेशियल मसल वीकनेस और नमनेस, आर्म फिंगर और लेग्स, यानी कि जो फेशियल मसल्स है वो वीक पड़ जाती हैं, वहाँ पे नमनेस देखने को मिलता है आर्म फिंगर और लेग्स में। हेडेक देखने को मिलेगा और मेंटल कंफ्यूजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। सबसे पहले फर्स्ट है हिस्ट्री टेकिंग, इसमें पेशेंट का हम हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट वन फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि इसमें जो फिजिशियन होता है वो पेशेंट की जो मसल स्ट्रेंथनिंग होती है, मसल टोन होता है, उसको चेक करता है और पेशेंट के आई मूवमेंट को चेक करता है। नेक्स्ट
इलेक्ट्रोमायोग्राफी यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी को हम शॉर्ट में ईएमजी कहते हैं। जैसे कि हम ईसीजी बोलते हैं यानी कि ग्राफिकल रिकॉर्ड इसमें तैयार करके हम देखते हैं, वैसे ही ईएमजी यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी में हम ये देखते हैं कि जो भी मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो प्रॉपर रूप से अपना वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, यानी कि मसल का जो कंट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, वो प्रॉपर रूप से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये मसल नमनेस, मसल वीकनेस या मसल पेन के दौरान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सीरम टेस्ट फॉर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज, यानी कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज को चेक करने के लिए हमें सीरम टेस्ट भी करने की ज़रूरत होती है। सीटी स्कैन भी करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें क्या हो रही हैं, जो रिस्पायरेटरी मसल्स हैं वो अफेक्टेड हो रही है, जिसके जिसकी वजह से जो पर्सन है वो प्रॉपर रूप से अपनी ब्रीथिंग पैटर्न नहीं कर पा रहा है, तो उसको चेक करने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करते हैं। और नेक्स्ट लास्ट सबसे है इम्पॉर्टेंट टेंसिलॉन टेस्ट, या जिसको हम एंडोफोमियम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये टेस्ट क्या होता है, एमजी यानी कि माइस्थेनिया ग्रेविस को डिटेक्ट करने में ये हेल्प करता है ये टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान क्या करते हैं, पेशेंट को हम आईवी रूट के थ्रू इंड्रोफोमियम जो ड्रग होता है उस ड्रग को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जब इंड्रोफोमियम ड्रग प्रोवाइड करते हैं तो इसमें जो कोलिन स्ट्रेस जो एंजाइम होता है उसको ये ड्रग ब्लॉक कर देता है। जब ये ड्रग ब्लॉक करेगा तो हमारे बॉडी में जो एसिटाइल कोलिन का लेवल होता है वो इंक्रीज होने लगता है। अगर इससे पेशेंट यानी कि अगर ये हम टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना प्रोसीजर जब अप्लाई कर रहे हैं उस पेशेंट पे, अगर इसके सिम्टम्स रिलीफ हो रहे हैं उस पेशेंट के अंदर, दैट मीन्स कि क्या वो पॉजिटिव टेंसिलॉन टेस्ट है, या फिर हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव माइस्थेनिया ग्रेविस से सफ़र कर रहा है। अगर पेशेंट को किसी भी टाइप का उस इंडोफोमियम जो ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं उस ड्रग के प्रोवाइड करने से उसके मसल में किसी भी टाइप का अगर इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो निगेटिव है, यानी कि वो पर्सन माइस्थेनिया ग्रेविस से सफ़र नहीं कर रहा है। इस टेस्ट में जो हम इंडोफोमियम ड्रग प्रोवाइड करते हैं आईवी रूट के थ्रू, वो एडल्ट में 1 to 2 mg उसका डोज होता है और इन्फेंट में 2 mg डोज होता है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट है कोलिनर्जिक या फिर एंटी कोलिन स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, इनहेंस कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व्स एंड मसल, दे में इम्प्रूव मसल कंट्रैक्शन एंड मसल स्ट्रेंथ। यानी कि ये मेडिसिन करता क्या है कि जो हमारे नर्व्स होती है और मसल्स होते हैं उनके बीच कम्युनिकेशन स्थापित करता है, और साथ ही साथ मसल के कंट्रैक्शन और मसल को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन कैसे स्थापित करता है, जैसे कि हमने डायग्राम में बताया था कि ये क्या है, नर्व्स है एंड ये मसल्स हैं। इन दोनों के बीच साइनेप्स प्रेजेंट होता है, यानी कि दो सेल के बीच के स्पेस को हम क्या कह रहे हैं, साइनेप्स कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहे थे, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा था। ये एसिटाइल कोलिन, यहाँ पे जो मसल्स है मसल्स के ऊपर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, जब यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो ये आकर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंडिंग करते हैं, जिसके वजह से नर्व्स यानी कि ये नर्व्स एंड ये मसल्स, इन दोनों में क्या हो रहे हैं, कम्युनिकेशन स्थापित हो रहे हैं। इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हम ये मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड। दिस ड्रग सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल एंटीबॉडीज, इट्स इंक्लूड्स, यानी कि ये ड्रग क्या करता है, जो भी एबनॉर्मल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा था उसको सप्रेस यानी कि उसको रोकने में हेल्प कर रहा है। क्योंकि अगर एबनॉर्मल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा है जिसके वजह से जो एसिटाइल कोलिन है वो उनको क्या कर रहा है, एसिटाइल कोलिन के रिलीज को वो ब्लॉक कर दे रहा है,
ये एंटीबॉडीज़ यानी कि डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे रहा है, जिसके वजह से ये मसल पे आकर यानी कि जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है उसके साथ बाइंडिंग नहीं कर पा रही है और नर्व इम्पल्सेस नहीं हो पाते हैं। और जब नर्व इम्पल्सेस नहीं हो रहे हैं तो इन दोनों में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो रहे हैं और साथ ही साथ मसल का कंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लाज्मा फेरेसिस, जिसमें क्या होता है, फिल्टर द एंटीबॉडीज यानी कि एंटीबॉडीज को फिल्टर करने में हेल्प करती है। कैसे ये हेल्प करती है? ये प्लाज्मा फेरेसिस एक प्रकार का प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम जितने भी हार्मफुल एंटीबॉडीज होते हैं मशीन के थ्रू उसको हम रिमूव कर देते हैं। और जो हार्मफुल एंटीबॉडीज होता है मशीन के थ्रू रिमूव करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं हम जो गुड प्लाज्मा होता है उसको इंजेक्ट करते हैं। ये सर्जरी से पहले ये जो प्रोसीजर होता है काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट है थाइमेक्टमी। इसमें थाइमेक्टमी में क्या होता है कि थाइमस ग्लैंड को हम रिमूव कर देते हैं। अब थाइमस ग्लैंड को हम क्यों रिमूव कर रहे हैं? क्योंकि थाइमस ग्लैंड पर अगर ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है जिसके वजह से एंटीबॉडीज रिलीज करती है, यानी कि जो थाइमस ग्लैंड है वो एंटीबॉडीज रिलीज करती है। और जब ये एंटीबॉडीज रिलीज होती है तो एसिटाइल कोलिन के लेवल को डिक्रीज कर देती है। तो इस वजह से क्या होती है, जब एसिटाइल कोलिन का जब लेवल डिक्रीज होने लगता है तो हमारी जो मसल्स होती है उसमें कंट्रैक्शन होना बंद हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, थाइमेक्टमी करते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट है प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम एस्पिरेशन ड्यूरिंग फीडिंग, प्रोवाइड हेड एलिवेटेड पोजीशन। यानी कि अगर हम फीडिंग करा रहे हैं उस दौरान एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाता है, तो उस दौरान क्या करते हैं, पेशेंट के हेड को एलिवेट करके रखते हैं। क्यों एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ रहा है? क्योंकि इसमें क्या हो रही है, जो स्वालोइंग मसल्स हैं वो वीक पड़ जा रही हैं, अफेक्टेड हो जा रही हैं, इसलिए एस्पिरेशन के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम प्रोवाइड करेंगे प्रोवाइड राइल्स ट्यूब फीडिंग, यानी कि एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम पर्सन को ट्यूब फीडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, लार्ज ईटिंग मील इन मॉर्निंग में हम लार्ज ईटिंग मील प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड थिक एंड डाइट प्रिवेंट एस्पिरेशन, एस्पिरेशन से बचाने के लिए हम पोर्शन उस पेशेंट को थिक एंड डाइट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि लिक्विड डाइट न प्रोवाइड करके थिक डाइट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, रेडी सक्शन इक्विपमेंट पेशेंट बिसाइड टू मेंटेन एयरवे, पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट के बेड के साइड में हम सक्शन मशीन को भी यानी कि सक्शन इक्विपमेंट को भी रखे रहते हैं, ताकि उनका जो ब्रीथिंग पैटर्न जो है उसको हम सही कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन, जिसमें कॉम्प्लिकेशन है फर्स्ट माइस्थेनिया क्राइसिस। जो माइस्थेनिया क्राइसिस है ये माइस्थेनिया ग्रेविस का ही कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है, जो मसल्स होते हैं वॉर्शनिंग वीकनेस पड़ जाती हैं इसमें मसल, और साथ ही साथ रिस्पायरेटरी फेल्योर के चांस भी बढ़ जाते हैं। अगर रिस्पायरेटरी फेल्योर के चांस बढ़ते हैं तो इस दौरान क्या होता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन या फिर इंटूबेशन की ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग द माइस्थेनिया क्राइसिस। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है कोलिनर्जिक क्राइसिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन का एक्सेसिव प्रोडक्शन होने की वजह से जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं उनका ओवर स्टिमुलेशन होता है इस कंडीशन में। तो ये भी क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस का कॉम्प्लिकेशन है। ये था आज का टॉपिक फ्रेंड।